नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान रीट एग्जाम 2022 और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास नंबर 13 है और अधिगम की यह क्लास नंबर 4 रहेगी दोस्तों। संपूर्ण कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगा और जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं अलग से, तो सेकंड ग्रेड के जीके प्लस मनोविज्ञान के नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे। अधिगम की क्लास नंबर 4 हम देख रहे थे। अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंदर आज हमारा सिद्धांत रहेगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों। इससे पहले थॉर्नडाइक, पावलोव और हल के सिद्धांत हमने देख लिए थे दोस्तों। सभी क्लासें प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और संपूर्ण कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से आपको करवाया जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक रहेगा अधिगम के अंदर स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इस सिद्धांत के बारे में। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादक कौन है मित्रों? प्रतिपादक किसने दिया था? ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। स्किनर का पूरा नाम बीएफ स्किनर आप सुनते हैं, लेकिन पूरा नाम है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर दोस्तों। ये कहां के निवासी थे? अमेरिका के। सन 1938 में अमेरिका के अंदर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका के अंदर, वहां से इन्होंने ये सिद्धांत दिया था दोस्तों। इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो स्किनर की पुस्तकें हैं साइंसेज इज ह्यूमन बिहेवियर्स, द बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दो पुस्तकें हैं जो किनकी है? स्किनर की है दोस्तों। इन्होंने जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ये दिया था, तो इसके अंदर प्रयोग किया था चूहे पर 1938 के अंदर और कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। दोनों, चूहे पर क्या प्रयोग किया, कबूतर पर क्या प्रयोग किया, आज की इस क्लास के अंदर दोनों प्रयोग है हम देखेंगे और फिर इस सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या करते हुए शैक्षिक महत्व हमारे क्या है इस सिद्धांत का वो इस क्लास में देखेंगे। तो देखिए मित्रों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत व्यवहार किसको कहते हैं? क्रिया प्रसूत व्यवहार किसको कहा जाता है? वह व्यवहार जिसमें उद्दीपन की जानकारी नहीं होती है क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। जिस व्यवहार, जिस कार्य, जिस लक्ष्य में आपको उद्दीपन की जानकारी नहीं हो फिर भी आप व्यवहार कार्य करते हो तो उसको ही कहते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार दोस्तों। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है ना, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है मित्रों। हम थॉर्नडाइक के नियम पढ़े थे, जो मुख्य नियम था प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उसके बाद प्रभाव का नियम हमने पढ़ा था ना, उसी प्रभाव के नियम पर आधारित मिलेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, आगे है स्किनर ने उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं का विरोध किया। हमने पहले देखा था कि अगर उद्दीपक नहीं है, उद्दीपन नहीं है तो कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी क्रिया नहीं करेगा। इसका विरोध किया। इसका विरोध किसने किया? स्किनर ने किया। कैसे किया वो प्रयोग के द्वारा हम समझेंगे। चूहे पर और जो कबूतर पर हम प्रयोग करेंगे वहां से इसकी स्पष्ट व्याख्या हमें मिलेगी दोस्तों। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाले परिणाम को महत्व मिलता है। जो आपका अनुकूलित, जो यहां पे हम देख रहे हैं दोस्तों, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसके अंदर अनुक्रिया, सबसे पहले अनुक्रिया और अनुक्रिया के बाद जो परिणाम को महत्व मिलेगा, इन दोनों को महत्व इस सिद्धांत के अंदर हम देंगे। आगे देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम या उपनाम दोस्तों। ये रहे इसके उपनाम। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, आरएस अनुबंधन सिद्धांत या आरएस सिद्धांत। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्यों कहा गया इसको आरएस, वो भी हम आगे देखेंगे, बताऊंगा आपको कि इस वजह से इसको आरएस अनुबंधन, जबकि हमने पहले देखा था स्किनर, पावलो, वहां पर चल रहा था एएसआर सिद्धांत, जबकि इसको आरएस अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहा जाता है यह भी हम देखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, एक सूत्र दिया था स्किनर ने। देखिए सूत्र क्या दिया था।
सूत्र था अनुक्रिया, अनुक्रिया के बाद मिलेगा पुनर्बलन, फिर होगी पुनरावृत्ति, साधन या अनुबंध, या तो साधन या अनुबंध वहां से हो जाएगा। सबसे पहले कोई प्राणी अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया के बाद उसको मिलेगा पुनर्बलन, पुनर्बलन मिलने पर वो पुनरावृत्ति करेगा किसकी, अनुक्रिया की, और उसके बाद उससे उसका हो जाएगा अनुबंधन। यह सूत्र दिया था स्किनर ने दोस्तों। आधार वाक्य देखिए, इस जो सिद्धांत हम देख रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसका आधार वाक्य क्या है? तो देखिए मित्रों, किसी क्रिया को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हम पहले क्या कर रहे थे, उद्दीपन को देखकर अनुक्रिया कर रहे थे। यह सिद्धांत कह रहा है कि अनुक्रिया कीजिए और अनुक्रिया करने के बाद अगर आपको उद्दीपन मिलता है तो आपका जो आप क्रिया कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, उसमें आपकी वृद्धि होगी दोस्तों। तो यहां पे आप पहले अनुक्रिया फिर आपको उद्दीपन, पहले हम पढ़ रहे थे उद्दीपन, उद्दीपन के आधार पर अनुक्रिया मित्रों। तो यहां से समझिए मित्रों, हम जो पढ़ रहे थे वो थी हमारी कौन सी थ्योरी थी, SR थ्योरी थी। पहले आप कीजिए क्या, आप उद्दीपन देखिए फिर आप क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। जबकि इस सिद्धांत को कहते हैं RS सिद्धांत। क्यों? आप पहले अनुक्रिया कीजिए, वहां पर आपको क्या मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा। इस वजह से इस सिद्धांत को RS सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यदि कोई सक्रिय घटना पुनर्बलन उद्दीपन प्रस्तुत करती है तो सक्रिय अनुबंधन और शक्तिशाली हो जाता है। नोट, पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया था। पुनर्बलन जो शब्द है इसका प्रयोग स्किनर ने किया था, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहां से लगभग आपको यह चीज समझ में आ गई है कि आपको करनी है अनुक्रिया। आपको यह ध्यान में नहीं रखना है मित्रों कि आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड किसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको सिर्फ अनुक्रिया करनी है, आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, आपको जीके पढ़ना है। आगे जो भर्ती आएगी, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको आपका उद्दीपन है वो मिल जाएगा मित्रों। यह कहना चाहते हैं आपके स्किनर दोस्तों। अब इन्होंने प्रयोग किया था एक तो चूहे पे, एक किया था कबूतर पे। तो चलते दोनों हम देखते हैं यहां पर प्रयोग। चूहे पर प्रयोग दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्किनर ने एक बॉक्स बनाया था चूहे प्रयोग करने के लिए, एक बॉक्स बनाया था जो आपके सामने है। ये इसको कहा जाता है स्किनर बॉक्स दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर मित्रों आप देखेंगे अगर तो ऊपर की ओर आपको यहां पर छेद मिलेंगे। क्या मिलेंगे मित्रों? छेद मिलेंगे मित्रों। यहां पे देखिए एक स्पीकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्पीकर। यहां पे एक लाल और एक अलग दो प्रकार की बत्तियां लगी हुई है। यहां पर यह देखिए आपको लीवर दबाओ, लीवर मिलेगा दोस्तों। यह क्या मिलेगा? लीवर दोस्तों। अब क्या है मित्रों, इसके अंदर क्या कर चूहा है वो क्या करेगा, इन छेदों का क्या काम है जो ऊपर लगे हुए, इनके बारे में हम पूरा जो अध्ययन है वो पहले व्याख्या कर लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। देखिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में क्या कर दिया है, बंद कर दिया। यानी जो स्किनर बॉक्स उन्होंने बनाया था उसके अंदर उस चूहे को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है। अब भूखा चूहा है, भूखे को आप बॉक्स में बंद करोगे तो भूखा है तो उछल कूद तो करेगा, कहीं कहीं ना कहीं से उसको भोजन प्राप्त हो जाए। मतलब वो क्या कर रहा है, अनुक्रिया कर रहा है दोस्तों। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है। उछल कूद करेगा, लीवर उसी बॉक्स में लगा हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं उछलते उछलते उसका पैर कहां पर लगेगा, लीवर पे लगेगा, और लीवर पर लगते ही भोजन के कुछ टुकड़े उससे प्राप्त हो जाएंगे। जो ऊपर छेद थे उनसे भोजन के टुकड़े उस बॉक्स में गिर जाएंगे मित्रों। जैसे लीवर पर पैर दबा उसको क्या मिल गया है, उद्दीपन, मतलब भोजन मिल गया है मित्रों। ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। एक बार उसको मिला, फिर जैसे ही उसको भूख लगी और उछल कूद करने लगा तो फिर लीवर पर उसका पैर लगा और भोजन मिल गया। बार बार इस क्रिया को वो करता गया। तो देखिए इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है। भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्रणोदक का कार्य करती है। जो भोजन है यह तो है प्रबलन, उसको क्या मिल गया, यहां से शक्ति मिल गई है भोजन मिलते हुए,
और भूख उसके लिए प्रणोदक का कार्य यहां पे करती है। कहने का मतलब जब चूहे ने अनुक्रिया की, जब चूहे ने अनुक्रिया की तो उसका पैर लीवर पर लगा। मतलब चूहा अगर अनुक्रिया नहीं करता, चूहा अगर अनुक्रिया नहीं करता तो उसको भोजन नहीं मिलता। अगर अनुक्रिया की है उसने तभी उसको क्या मिला है, भोजन। इसी वजह से इसको कहा जाता है आरएस सिद्धांत, आरएस अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये आपके लिए। अब ये तो हो गया हमारा चूहे पर प्रयोग। चूहे के बाद उन्होंने 1943 के अंदर किया था कबूतर पर प्रयोग। तो देखिए कबूतर पर क्या प्रयोग किया है, ये देखिए कबूतर, इसके अंदर भी रेड ग्रीन दो बटन है, यहां पर एक की लगाई है की, और यहां पे देखिए फूड ऑफर यानी यहां पर ये भोजन के लिए लगाया हुआ है कुछ। और ये जो बॉक्स बनाया है कबूतर के लिए ये बिल्कुल अंधेरा है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, बिल्कुल अंधेरा है दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर कबूतर को बैठा दिया गया। अब देखते हैं मित्रों इसके बारे में। स्किनर ने अपने अन्य प्रयोग में भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसके अंदर बिल्कुल क्या था, अंधेरा था। बॉक्स में कबूतर शांत बैठा होता है, क्योंकि अंधेरा है उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो शांत बैठना ही है मित्रों। आगे देखिए कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश किया गया। प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ कर दी। जैसे ही अंधेरा वहां से दूर हुआ, दूर होते ही भूखा है कबूतर तो चोंच उसने मारना क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। इस प्रयोग में स्किनर का लक्ष्य रखा कि स्किनर ने क्या लक्ष्य रखा, कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए, कि वो दाहिनी ओर से घूमे और जैसे ही पूरा चक्कर लगाए तो उसको एक जगह चोंच मारता हुआ घूमेगा तो एक जगह उसको क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। जब कबूतर ने स्वयं के दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उसे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस दाने के द्वारा कबूतर को क्या मिल गया है, पुनर्बलन मिल गया। यह पुनर्बलन क्या है इसके बारे में विस्तृत अध्ययन आगे नीचे इसी सिद्धांत में हम करेंगे दोस्तों। बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। अंधेरा से जैसे ही वहां पर उजाला हुआ दाहिनी ओर घुमा, घूमते ही उसको जो एक बॉक्स लगाया हुआ था जिसमें भोजन था वो चोंच मार रहा था जगह जगह। तो जैसे उसमें उस बॉक्स में चोंच मारी तो उसको क्या मिल गया, भोजन मिल गया। रेगुलर 2 3 4 5 6 बार ऐसी प्रक्रिया की गई तो उसको अंत में जगह मिल गई। जैसे ही उजाला होता है सीधा वहां पर चोंच मारता है और भोजन ग्रहण वो कर लेता है। मतलब उसको क्या मिल जाता है, भोजन से पुनर्बलन। कहने का मतलब कि कबूतर ने की अनुक्रिया, अनुक्रिया करने के द्वारा ही उसको क्या मिला, उद्दीपन यानी भोजन उसको प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों व कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए थे। यह नहीं कि पहले 1938 में एक चूहे पर कर लिया, 1943 में एक कबूतर पर कर लिया। बहुत चूहों पर, बहुत कबूतरों पर स्किनर ने प्रयोग किया था मित्रों। इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी की समझ कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह प्राणी अनुक्रिया करे। क्या कहना चाहते थे स्किनर ने यह कहा इन दोनों प्रयोगों से कि जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी अनुक्रिया करे। बिना उद्दीपक के भी प्राणी क्या कर सकता है, अनुक्रिया कर सकता है दोस्तों। और जो इस प्रकार की अनुक्रिया करता है वो सफल जरूर होता है। कैसे, जो साथी ये सोचते हैं कि एग्जाम की जब फॉर्म आ जाएंगे, जब डेट आ जाएगी उस दिन हम तैयारी करेंगे, उनका लक्ष्य रहता है हाँ आ गई डेट अब तैयारी में लग जाते हैं। जब उनको लक्ष्य दिखा, उद्दीपक दिखाई दे रहा है तब वो क्या करने लग जाते हैं, अनुक्रिया। जबकि जो साथी अनुक्रिया कर रहे हैं, जब भी आए कोई सा भी एग्जाम आए, हम तो क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, तो वो एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाते हैं दोस्तों। देखिए वातावरण में कुछ ऐसे भी प्राणी है जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और उनकी इसी क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती रहती है। क्रियाशील प्राणी, क्रियाशील जो साथी है तैयारी कर रहे हैं, जो रेगुलर तैयारी करते हैं, उनको एक न एक दिन अपना परिणाम, अपना उद्दीपक जरूर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इस स्किनर के प्रयोजन हमेशा सक्रिय और क्रियाशील रहते हैं। जो स्किनर ने यहां पर बताया है, इसके अंदर जो उन्होंने चूहा यूज में लिया, कबूतर दोनों भूखे थे, तो भूखे होने की वजह से वो क्या रहे, क्रियाशील रहे।
इसी कारण सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या आरएस अनुबंधन का सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, क्योंकि पुनर्बलन कब, जब भोजन मिलता है तो पुनर्बलन मिलता है, इन नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, इस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के अंतर्गत स्किनर ने सीखने की व्याख्या दो रूपों में की है कि कैसे सीखा जाए। पहला बताया प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा बताया क्रिया प्रसूत व्यवहार। दोस्तों देखिए, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार है जो किसी उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रिया, किसी के प्रतिक्रिया मतलब जब उद्दीपक है तो क्रिया, जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है। प्राणी को यानी चूहे को भूख लगी हुई थी तो वो क्रिया कर रहा था, मतलब प्राणी की इच्छा थी कि उसको कुछ प्राप्त हो, तभी वो व्यवहार करता है, वो होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। जबकि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है वो उद्दीपक सामने हो तब किया जाता है, जैसा हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा था दोस्तों। अब हमने सिद्धांत में बात की थी पुनर्बलन की, तो देखते हैं मित्रों पुनर्बलन के बारे में। यहां पे देखिए, पुनर्बलन, पुनर्बलन अनुक्रिया की गति में वृद्धि करता है। जो हम क्रिया कर रहे हैं, अगर क्रिया करते हैं और उसकी गति में वृद्धि होती है, वो किस वजह से होती है, उसी को कहा जाता है आपका पुनर्बलन दोस्तों। अब देखिए पुनर्बलन, एक तो आपका क्या होता है स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक, एक होता है दंड देने वाला पुनर्बलन। सबसे पहले पुनर्बलन आता है हमारा स्वीकारात्मक पुनर्बलन, जिसके अंदर दो प्रकार के पुनर्बलन मिलते हैं। एक होता है प्राथमिक जिसमें भोजन और पानी, गौण या द्वितीयक होता है धन, प्रशंसा और पुरस्कार। यहां से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आ गया, धन है आपका पुनर्बलन किस प्रकार का, प्राथमिक है, गौण है, या इनमें से कोई नहीं, या सब दोनों, ए व बी दोनों। तो याद रखना है प्राथमिक के अंदर भोजन जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती है, यह प्राथमिक पुनर्बलन होती है। और गौण जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में क्या धन या प्रशंसा, ये पुरस्कार, ये क्या हमारी द्वितीयक आवश्यकताएं होती है, तो ये रहेगी हमारा द्वितीयक पुनर्बलन या गौण पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन के अंदर देखिए शोर, दंड, पीड़ा, अपमान, ये सभी होते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। वृद्धि नहीं, ह्रास होता है। जब आपको यह पुनर्बलन मिलता है तो इससे आपके जो अनुक्रिया है उसमें ह्रास होता है, आपको गति वृद्धि नहीं होती है। और दंड देने वाले पुनर्बलन, जिनसे हमारे शरीर को कुछ क्षति हो, वो होते हैं दंड देने वाले पुनर्बलन दोस्तों। अब देखते हैं मित्रों पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन होता है दो प्रकार का, पहला है सतत पुनर्बलन, दूसरा है आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन मतलब निरंतर प्रयोग, समझिए मित्रों, सतत पुनर्बलन किसी कार्य के लिए निरंतर अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो होता है हमारा सतत पुनर्बलन मित्रों, इंपॉर्टेंट है आपका ये। और मित्रों जो आंशिक पुनर्बलन है ये दो प्रकार का, एक तो अनुपात पुनर्बलन, एक अंतराल पुनर्बलन। प्रतिक्रियाओं की संख्या पर कि आपने क्रियाएं कितनी बार की है, आपने कितनी बार क्रियाएं की है, जिससे आपको क्या है अपना लक्ष्य, अपना उद्दीपक प्राप्त होता है, यह तो होता है अनुपात पुनर्बलन। और एक होता है अंतराल पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन होता है जो समय अंतराल पर, आप है जो रीट का एग्जाम आया है तो आज तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन एग्जाम हो गया नेक्स्ट एग्जाम जब तक नहीं आएगा तब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, तो यह होता है आपका अंतराल पुनर्बलन। यह होते हैं पुनर्बलन के प्रकार दोस्तों। अब देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में इसका क्या उपयोगिता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शिक्षा में उपयोगिता। पहली, बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में यह सहायक है मित्रों। बालक का जो शब्द भंडार है उसको बढ़ाने में आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सहायक है। अनुक्रिया व पुनर्बलन को महत्व मानना, अगर बालक का जो शब्द भंडार है उसको आप ये इस सिद्धांत के द्वारा कुछ करवाएंगे तो उसका शब्द भंडार बढ़ेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में सहायक है। आत्मविश्वास मतलब कोई बालक कोई कार्य करेगा और उसके बाद उसको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा तो उसका आत्मविश्वास है क्या बढ़ेगा दोस्तों, उसकी चिंताएं हैं वो क्या होगी दूर होगी। सरल से कठिन बल देता है, सरल से कठिन की ओर यह सिद्धांत है जो आपका चलता है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत सहायक है।
अभिकर्मित अनुदेशन में यह सहायक है, चाहे निदानात्मक उपचारात्मक सहायक हो या फिर अभिकर्मित अनुदेशन हो, इनमें यह सहायक है। व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार चिकित्सा में आपका अनुकूल जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है यह सहायक है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है। जो यह सिद्धांत है आपका, यह क्या करता है? सकारात्मक पुनर्बलन पर बल देता है दोस्तों। परिणामों की जानकारी प्रदान करने में सहायक है, क्योंकि जैसे आपने अनुक्रिया की है वैसा ही आपको लक्ष्य आपका परिणाम आपको मिलना है, तो परिणामों की जानकारी देने में भी यह सहायक है। आगे देखिए, रेडियो, कैमरा, टीवी चलाना इसी सिद्धांत के आधार पर होता है। आपके घर में टीवी आपने लगा लिया, अब आपको पता नहीं, लेकिन आप रिमोट को लेंगे, उसमें कुछ बटन दबाएंगे तो एक ना एक ऐसा बटन आएगा जिससे टीवी ऑन हो जाएगा। मतलब आपने अनुक्रिया की तो आपको क्या मिल गया है? आपका लक्ष्य मिल गया है मित्रों। इसी प्रकार सभी कार्य, मोबाइल चलाना भी आप इसी से सीखते हैं दोस्तों। यह है इसका शिक्षा में महत्व। अब आगे देखते हैं, सिद्धांत है तो आलोचना तो होगी ही, तो क्या इसकी आलोचना हुई दोस्तों? आलोचना देखिए, आनुवांशिक कारकों को महत्व नहीं, इस सिद्धांत में कहीं पर भी आपको कोई आनुवांशिक यानी जीन्स का प्रभाव बताया गया कहीं पर नहीं। मतलब आनुवांशिक जो कारक है उनको यह सिद्धांत महत्व नहीं देता है। पहली आलोचना, जिज्ञासा व सृजनात्मकता का मापन इस सिद्धांत में नहीं हो रहा है। कितनी जिज्ञासा, कितना मापन, इसके बारे में इस सिद्धांत में कोई जानकारी नहीं। आंतरिक योग्यताओं को इसके अंदर कोई महत्व नहीं दिया गया कि एक बालक है जो अनुक्रिया कर रहा है, लक्ष्य प्राप्त कर रहा है, अपना उद्दीपन प्राप्त कर रहा है, उद्दीपक प्राप्त कर रहा है, तो उसकी आंतरिक योग्यता है, उसको क्या महत्व मिला? इस सिद्धांत में आपने कहीं देखा? कहीं नहीं देखा। क्रमबद्धता इस सिद्धांत में नहीं है। यांत्रिकरण पर यह सिद्धांत बल देता है, यह भी गलत है। मन की गहराई जानने में यह सिद्धांत असफल है और प्राकृतिक वातावरण के उपयुक्त, प्राकृतिक वातावरण के अनुपयुक्त है यह सिद्धांत दोस्तों। तो यह था हमारे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। कैसी लगी आपको अधिगम सिद्धांत की यह क्लास नंबर 4 और आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी मेरे नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।